हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम बडी पर। आज हम हिंदी व्याकरण की प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर ये है 2 और यहाँ हम आपको करवाएंगे टोटल 37 प्रश्न। ये आपके लिए किस किस एग्जाम, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, एससीजीडी, जहाँ भी हिंदी आ रही है, जहाँ भी हिंदी व्याकरण पूछा जा रहा है, उसके लिए आप इस क्लास को बिल्कुल ले सकते हैं और ये बहुत अच्छी होने वाली है। तो सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। और आज की क्लास का पहला प्रश्न हो जाएगा। पहला प्रश्न क्या है कि इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला एक कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी अंडाणु, ऑप्शन सी अंडज, ऑप्शन डी अत्यंज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडे से जो जन्म लेता है तो आप कह सकते हैं पक्षी, बिल्कुल नहीं, उसे हम अंडज कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? अंडज कहेंगे। और अंडज ऑप्शन सी पर है। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है वो एकदम सही है। सी वाले बच्चे एकदम सही हो जाएंगे। तो पक्षी क्या है? पक्षी अंडे से जन्म लेता है तो पक्षी भी अंडज कहलाएगा, है ना। पक्षी कैसा? अंडज। सांप भी अंडे से जन्म लेता, वो भी अंडज हो गया। मछली भी अंडा से जन्म लेती तो अंडज हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक वाक्य की बात की जा रही है तो वो केवल अंडज ही यहाँ पर सही होगा। चलिए देखेंगे दूसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। यहाँ ध्यान देना है, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए स्वर्ग, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी मोती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोती। मोती अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बाकी हम अमृत स्वर्ग को भी कहते हैं, पारा को कहते हैं और दूध को भी कहते हैं। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा कि अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। देखिए हम प्रश्न में ही आपको आंसर देखना बता रहे हैं। जैसे अमृतलाल नागर की उपन्यास का क्या नाम है? मानस के हंस। मानस के हंस कौन सा उपन्यास है, यानी कौन सी विधा है? अगर पूछा जाए मानस का हंस कौन सी विधा है तो आप बताएंगे उपन्यास है। पूछ लिया जाएगा कि मानस के हंस एक उपन्यास है, ये किसकी रचना? तो अमृतलाल नागर की। देखिए इसी में ऐसे घुमा घुमा के 3 प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे ऑप्शन ए बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, ऑप्शन बी ह्रासोन्मुख बुद्धकालीन भारत, ऑप्शन सी लोरिक चंदा की लोक कथा, ऑप्शन डी तुलसीदास का मानसिक विकास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, तुलसीदास का मानसिक विकास। देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। अब यहाँ भी वही 3 लाइन वाला हो जाएगा। गंगा मैया क्या है? एक उपन्यास है। गंगा मैया कौन सी विधा है? अगर विधा पूछी जाए कौन सी विधा होगी तो फ्रेंड्स उपन्यास विधा हो जाएगी। कौन सी विधा? तो उपन्यास विधा हो जाएगी। चलिए तो हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी भैरव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन सी राही मासूम रजा, ऑप्शन डी अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो चलिए आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी वाले एकदम सही है, भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त वाले बच्चे एकदम सही है। सभी लोग अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। चलिए देखेंगे हम प्रश्न नंबर 5 कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है। ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी बालू, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी दिमाग। तो पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन ए मिट्टी वाले बच्चे एकदम सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मिट्टी वाले बच्चे एकदम सही हो जाएंगे। और मिट्टी खराब करना क्या है? यहाँ अगर हम मिट्टी रखेंगे, अगर हम यहाँ खाली स्थान में मिट्टी रखेंगे तो यहाँ जाकर मिट्टी खराब करना, मिट्टी खराब करना एक मुहावरा है। ठीक है, देखेंगे 6 नंबर प्रश्न कि चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन ए सुख से रहना, ऑप्शन बी धीरे धीरे काम करना, ऑप्शन सी बात पर अड़े रहना, ऑप्शन डी प्रतीक्षा करना। तो छठे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर करेंगे सभी। हाँ बिल्कुल, ए वाले बच्चे एकदम सही हैं। चैन की बंसी बजाने का मतलब सुख से रहना। क्या हो जाएगा? सुख से रहना। ए वाले बच्चे एकदम सही हैं। चलिए देखेंगे हम प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार वाले कवि। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि। जब यहाँ आपको समझ में, ये लोग भूल गए हैं एक रचना का नाम है और इस रचना पर किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन बी रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी कुंवर नारायण, ऑप्शन डी त्रिलोचन। तो सातवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बी पर रघुवीर सहाय। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है
कि अगर पूछा जाए लोग भूल गए, लोग भूल गए, ये क्या है? तो ये किसकी रचना है? तो ये रघुवीर सहाय की रचना। किसकी रचना? तो रघुवीर सहाय की रचना है। और इस पे क्या मिला है रघुवीर सहाय को? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, देखेंगे हम 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न आपको यहाँ निर्देश दिया जा रहा है कि 8 से लेकर 12 तक के प्रश्न, 8 से लेकर 12 तक के प्रश्न आपको इस गद्यांश से आंसर देना है। आप इसको गद्यांश को आराम से पढ़िएगा। चलिए पढ़िए, या फिर वीडियो रोक कर पढ़िए, या हम पढ़ने जा रहे हैं, आराम से सुनिए, जिससे आगे के 8 से लेकर 12 के प्रश्न आपके एकदम सही निकले। तो यहाँ कह रहा है कि निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय के तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और एसे मतलब यहाँ निबंध, यहाँ हिंदी में लिखा ऐसे नहीं, एसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृति साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती है, उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से, आगे का पेज हो जाएगा, कि ठीक उल्टे हैं। क्या होंगे? ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या व्यक्तित्वता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल है। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियां दिखाई पड़ती हैं, सामायिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है, भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतेंदु का युग साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। तो देखिए, यहाँ आपको बहुत ही आराम से गद्यांश को पढ़ना है, क्योंकि भाई 8 से 12 यानी 4 प्रश्नों की बात होती है, 4 क्वेश्चनों की बात है। तो इसको बहुत ही आराम से पढ़िए, क्योंकि अगर गद्यांश में थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो चलिए देखेंगे इस पर आधारित प्रश्न। इस पे आधारित प्रश्न पहला आ जाएगा, 8वां नंबर है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य, ऑप्शन बी गद्य साहित्य, ऑप्शन सी निबंध की विधाएं, ऑप्शन डी रचनात्मक साहित्य। आप लोग कमेंट करेंगे, तब तक मैं थोड़ा सा पेन को चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, हाँ चलिए बताएंगे 8वें वाले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाले बच्चे एकदम सही है, निबंध की विधाएं। क्या हो जाएगा? निबंध की विधाएं। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, कि हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? ऑप्शन ए भक्ति काल से, ऑप्शन बी भारतेंदु युग से, ऑप्शन सी द्विवेदी युग से, ऑप्शन डी छायावाद से। तो 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भारतेंदु युग से। एकदम भारतेंदु युग के बारे में आया था ना, तो राइट आंसर ऑप्शन बी वाले एकदम सही है। देखेंगे प्रश्न नंबर 10 कि निबंध के संदर्भ में असत्य कथन, यहाँ असत्य कथन ध्यान देना है। तो यानी यहाँ असत्य यानी 3 आपके कथन सत्य होंगे और एक असत्य होगा, जो असत्य होगा उसी को हमको टिक करना है। देखेंगे ऑप्शन ए कि निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन बी निबंध के पर्याप्त रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है। ऑप्शन सी निबंध शब्द का प्रयोग किस विषय के तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व और व्यक्तित्वता का गुण नहीं होता। तो 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल डी वाले एकदम बच्चे सही हैं। देखेंगे हम 11 नंबर प्रश्न कि आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी स्वाधीनता, ऑप्शन डी इतिहास बोध। तो 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? स्वाधीनता। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? स्वाधीनता। देखेंगे 12 नंबर प्रश्न,
12 नंबर प्रश्न है कि भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन देखना है, यानी कि एक ही कथन है सत्य, बाकी 3 हो जाएंगे असत्य, और हमको क्या देखना, सत्य देखना है। इस बात को ध्यान रखना है। ऑप्शन ए, गद्य काव्य विधा का प्रचलन भारतेंदु युग से होता है। ऑप्शन बी, हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। ऑप्शन सी, भारतेंदु युग का निबंध प्राचीन संस्कृत साहित्य के निबंधों का विकास है। ऑप्शन डी, भारतेंदु युग का साहित्य सिर्फ इतिहास बोध के कारण आधुनिक नहीं माना जाता। तो 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ही एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 3। अब अभी तक हमने क्या बताया था कि 8 से लेकर 12 तक प्रश्न गद्यांश थे, लेकिन अब ये प्रश्न गद्यांश का नहीं है। तो 13 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है, मतलब एक ऐसा शब्द जो उसी समय का व्यक्त करेगा। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तुरंत, ऑप्शन सी तत्कालीन, ऑप्शन डी तत्काल। तो 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी तत्कालीन, उसी समय का यानी तत्कालीन घटना कहेंगे, उसी समय की घटना या तत्कालीन घटना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखेंगे 14 नंबर प्रश्न कि कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी पूर्वकालिक, ऑप्शन सी कृदंत, ऑप्शन डी नाम धातु। तो 14 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कृदंत। क्या कहेंगे, कृत प्रत्यय से जो बनते हैं, कृत प्रत्यय के संयोग से जो बनेगा उसे हम कृदंत कहेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। अब प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल जुगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ के खड़े, उस कर खड़े। क्या हो गए, उस कर खड़े। यहाँ उस शब्द क्या आएगा, चलिए तो यहाँ हम देखेंगे आगे। ऑप्शन है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, यहाँ रस पूछा गया। ऑप्शन ए रौद्र, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी भयानक, ऑप्शन डी विभत्स। तो 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रौद्र। क्या हो जाएगा, रौद्र, क्योंकि गुस्से में है ना। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध में जलने लगे, क्रोध में है, यहाँ क्रोध से ही आप आंसर के पास जा सकते हैं। तो ए वाले बच्चे एकदम अच्छे हैं, ए वाले बच्चे एकदम अच्छे हैं। चलिए देखेंगे हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 कि निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता। ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी योजक चिन्ह, ऑप्शन डी उद्धरण चिन्ह। तो अब बताइए हिंदी में जो लिखा और एक तरफ चिन्ह दिया गया, कौन दोनों में मेल नहीं खा रहा है। तो 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सी में क्या दिया गया है, ये जो बिंदी रख दी गई है इसे हम बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम बिंदु कहेंगे। और योजक चिन्ह होता है कि ऐसे छोटी सी लाइन खींच देना, ये है योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह गलत हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सी वाले बच्चे एकदम बढ़िया हैं, सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। कौन सा सुनना, सही शब्द चुनना है। तो देखिए वाक्य को पढ़ेंगे, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है वह नाम श्याम है। तो यहाँ क्या आएगा, जिसका नाम श्याम है या उसका नाम श्याम है या इसका नाम श्याम है या किसका नाम श्याम है। तो क्या आगे, किसका तो आएगा नहीं, अगर किसका आता तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है ना। तो 3 में से बताइए जिसका नाम श्याम है क्या आएगा, चलिए आंसर करिए। 17 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, अब यहाँ उसका रखिए, उसका नाम श्याम है, एकदम बन रहा है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 कि चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पर कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पूछ लेते हैं निराला किसका नाम हो जाता है, निराला हम किसकी जो है उपनाम है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी का उपनाम हो जाएगा। चलिए अब आप सभी लोग 19 प्रश्न का राइट आंसर करें। प्रश्न क्या कह रहा है कि भोर विहान निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं।
ऑप्शन ए दिन, ऑप्शन बी शाम, ऑप्शन सी प्रभात, ऑप्शन डी संध्या। तो किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे? 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। दिन के साथ नहीं जाना, दिन वाले बच्चे एकदम गलत हैं, दिन वाले बच्चे एकदम गलत हैं। 19वें का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखेंगे हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 कि तुलसीकृत शब्द का समान विग्रह करने पर करण कारण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? यानी तुलसीकृत शब्द का समान विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? ऑप्शन ए द्वारा, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी पर। तो 20वें प्रश्न का राइट आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे तुलसीकृत को हम अलग करेंगे, तुलसी द्वारा, है ना, तुलसी द्वारा रामचरितमानस की रचना हुई, है ना, तो तुलसीकृत रामचरितमानस। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम? द्वारा लगाएंगे। चलिए देखेंगे हम प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? क्या देखना है? नहीं है देखना है। यानी 3 एकदम सही होंगे, एक क्या है? नहीं होगा। चलिए देखेंगे। ऑप्शन ए जो बहुत बोलता है, वाचाल, जो कुछ नहीं जानता, अच्छ, जो मापा ना जा सके, अपरमेय, जो अनुकरण करने योग्य हो। तो विश्वसनीय। क्या हो जाएगा? विश्वसनीय। चलिए तो बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा 21वें प्रश्न का? 21वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ विश्वसनीय नहीं होगा। विश्वसनीय की जगह क्या हो जाएगा? अनुकरणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अनुकरणीय हो जाएगा। इसकी जगह पे अनुकरणीय हो जाएगा। ये अनुकरणीय एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है कि व्याल, उरंग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन ए भौरा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी सियार, ऑप्शन डी सांप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? सांप। किसके पर्यायवाची? सांप वाले बच्चे एकदम सही हैं, यानी डी वाले एकदम बच्चे एकदम सही हैं। देखेंगे 24 नंबर प्रश्न। यहाँ पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ? हो जाएगा कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य या अवधिवाच्य। तो 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बी वाले बच्चे एकदम सही है, भाववाच्य। क्या हो जाएगा? भाववाच्य एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार में सम्मानित नहीं है? ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी मनु भंडारी, ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। तो 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि 25वें प्रश्न का एकदम सही आंसर क्या होगा। जिन बच्चों का भी ऑप्शन सी आंसर आ रहा है मनु भंडारी, वो एकदम सही है। मनु भंडारी वाले एकदम आंसर सही है। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? 26 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थ शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? क्या है? शब्दों की सही जोड़ी नहीं है। जैसे अंक, चिन्ह, भाग्य। बी में क्या है? कोट, किला। कोट किला एक प्रकार का वस्त्र। ऑप्शन सी बलि उपहार, ये कर होता है। ऑप्शन डी सरसध्य, ये तालाब है। तो 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी सरसध्य। सरसध्य एक तालाब नहीं है, ये एक तालाब नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी एकदम सही। डी वाले बच्चे एकदम अच्छे हैं। चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए व्यंजनों वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। ऑप्शन बी व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। ऑप्शन सी समस्त स्वर घोष ध्वनियां हैं। ऑप्शन डी सभी विसर्ग सघोष हैं। तो 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? असत्य पहचानना है। 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27वें प्रश्न का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। 27वें प्रश्न का जिनका भी डी आ रहा है कि सभी विसर्ग सघोष है, सभी विसर्ग सघोष है, ये एकदम गलत है। सभी विसर्ग सघोष ना होकर क्या है? अघोष है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी तीनों आप लोग याद कर लीजिए, ए बी सी, ये तीनों ही अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे व्यंजनों वर्गों की तीसरे, चौथे और पांचवें। तीसरे, चौथे, पांचवें मतलब
का क्या है? का पहला हो जाएगा, खा दूसरा हो जाएगा, गा तीसरा हो जाएगा, घा चौथा हो जाएगा और अंगा पांचवा हो जाएगा। ऐसे जो हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं 5 होते हैं, 5-5 करके होते हैं ना, जिनके 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग कौन से होते हैं? का वर्ग होता है, फिर टा वर्ग होता है, चा वर्ग, टा वर्ग, फिर पा वर्ग, फिर ता वर्ग। तो ये सारे वर्ग होते हैं और ये हर वर्गों में 5-5 होती हैं। तो ये स्पर्शी व्यंजन हो जाते हैं, इनको हम 25 कहते हैं, ये 25 होता है। तो इनके व्यंजनों वर्गों के ये वर्ग हो गए ना। तो यहाँ बात की गई व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवे। तीसरा क्या हो जाएगा? ये तीसरा हो जाएगा। फिर क्या? चौथा, चौथा हो जाएगा। फिर पांचवा। ये पांचों व्यंजन क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ये कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। तो ये बात एकदम सही है, का और खा को छोड़ के। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखेंगे हम प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न देख। अगला प्रश्न हो जाएगा कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी उपसर्ग, डी प्रत्यय। तो 32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए धातु। क्या कहलाता है? तो धातु कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 है कि निम्नलिखित व्यंजन में नासिक के व्यंजन है। ऑप्शन ए न, ऑप्शन बी र, ऑप्शन डी ढ, ऑप्शन डी श। तो ये क्या है? पढ़, ये ढ़ा है, ये सी वाला क्या है? ढ़ा है। जैसे ये कहाँ पे आता है? पढ़ना में आता है, पढ़ना। तो आप इसको बोलिए ढ़ा, पढ़ना वाला है ये। इससे क्या होता है? जिसके नीचे बिंदी रखी होती है, इससे कोई भी शब्द नहीं शुरू होता है, इतना बात याद रखिए। और इससे शुरू होता है, इससे शुरू होता है और इन दोनों से कोई शब्द शुरू नहीं होता, कोई भी शब्द शुरू नहीं होता इन दोनों से। तो आप लोग इतनी बात याद रखेंगे। तो 30वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये नासिक के व्यंजन है, इसमें नासिक के व्यंजन पूछा गया था ना। तो जो भी अभी मैंने वर्ग बताया है, का, चा और क्या था? का, चा, टा, कचट और फिर कचट तप, कचट तप, कचट तप, तप होगा ना। हाँ पा, कचट तप होगा। पहले का आएगा, फिर चा आएगा, फिर टा आएगा, ता आएगा, पा आएगा। ये एकदम सही हो जाएगा, है ना। ये वर्गों की लाइन एकदम सही हो जाएंगी। और इन शब्दों के जो लास्ट में पंचम शब्द होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? नासिक के होते हैं। तो ना भी किस क्या है? ता के लास्ट में क्या आएगा? ना आएगा। तो ना क्या हो जाएगा? नासिक के हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ना। जैसे ना हो गया। अब पा के पीछे क्या आ जाएगा? माँ आ जाएगा, है ना। टा के पीछे क्या आ जाएगा? अड़ा आ जाएगा। चा के पीछे अड़ा आ जाएगा। चा के पीछे क्या आएगा? सॉरी, इया आएगा। क्या आएगा? इया। और का के पीछे आ जाएगा? अंगा आ जाएगा। तो ये बात आपको याद हो गई होंगी। चलिए देखेंगे हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे कि राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार की रचना पर प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए दो पंक्तियों के बीच, ऑप्शन बी नेपथ्य में हंसी, ऑप्शन सी मिट्टी का चेहरा, ऑप्शन डी एक दिन बोलेंगे पेड़। तो 31वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो पंक्ति के बीच। क्या हो जाएगा? दो पंक्ति के बीच, ये राइट आंसर है। देखेंगे 32 नंबर प्रश्न कि सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए सन 1995, ऑप्शन बी सन 1996, ऑप्शन सी सन 1997, ऑप्शन डी सन 1999। तो 32वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 19वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखेंगे 33 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से सही वाक्य को पहचानना है, यानी कि एक वाक्य ही सही होगा। ऑप्शन ए वे धीमी स्वर बोला, ऑप्शन बी वह धीमे स्वर में बोले, ऑप्शन सी वह धीमे स्वर में बोला, ऑप्शन डी वे धीमे स्वर में बोला। तो 33वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाले बच्चे एकदम सही हैं, सी वाले बच्चे एकदम ही सही हैं। देखेंगे प्रश्न नंबर 34 कि मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है। ऑप्शन ए के लिए, ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी से द्वारा, ऑप्शन डी को। तो 34वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। डी पर क्या है? को। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? को हो जाएगा। अगला देखेंगे 35 नंबर प्रश्न कि सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए पछताना, ऑप्शन बी असमंजस में पड़ना, ऑप्शन सी घबरा जाना, ऑप्शन डी होश उड़ जाना। तो 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असमंजस में पड़ जाना। क्या हो जाएगा 35 का? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखेंगे हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होता है। ऑप्शन बी, श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हुए हैं। ऑप्शन सी, उत्प्रेक्ष उत्प्रेक्ष क्या कह रहा है कि उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है। ऑप्शन डी, संदेह जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। सीधे यहाँ पर क्या पूछ लिया गया है, सीधे ही यहाँ पे अलंकारों की बौछार कर दी गई है। जिनको भी अलंकारों के परिभाषा पता है वो आंसर करेंगे। तो चलिए, जिनका भी डी आंसर आ जाएगा एकदम सही है, डी वाले एकदम सही है, डी वाले बच्चे एकदम सही हो जाएंगे। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 क्या है कि भाव विलास और रस विलास की कृति के लेखक हैं। ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी मतिराम, ऑप्शन सी पछाकर, ऑप्शन डी देव। तो क्या हो जाएगा? 37वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 37वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी वाले बच्चे एकदम सही है, डी वाले बच्चे एकदम सही हैं। तो फ्रेंड्स, ये हुए हमारे 37 प्रश्न हुए। आप लोग बताइएगा कि 37 में से आपके टोटल कितने प्रश्न सही हुए, ये सभी लोग कमेंट में बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलिए। कमेंट करके बताइए कि हमारी क्लास कैसी लगी, और जो भी मैं पूछती हूँ क्लास में कुछ क्वेश्चन होते हैं उनको जरूर आंसर करिए आप सभी लोग। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग ये प्रैक्टिस सेट मत छोड़ना, क्योंकि हम यहाँ कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट तो करवाएंगे ही। कितने प्रश्न मिलेंगे? तो यहाँ पर आपको टोटल 30 प्रश्न देखने को तो आप लोग प्रैक्टिस सेट लगातार लेते रहिए। और आपकी क्लास पता ही है कब होगी? 7 PM पे क्लास होती। कब होती? 7 PM पे क्लास होगी। लाइव आना आप नहीं भूलेंगे, लाइव आना बिल्कुल ही नहीं भूलेगा। चलिए अब क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।